बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में देखेंगे वो है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन गाइडलाइन। प्रीवियस हमने एक टॉपिक देखा था, इससे मिलता जुलता, वो था मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन गाइडलाइंस। तो वो स्पेसिफ़िक था मोबाइल ऐप और मोबाइल की स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से कुछ डिज़ाइन गाइडलाइंस थी। आज थोड़ा सा जनरल डिज़ाइन गाइडलाइंस हम देखेंगे। डिज़ाइन के बारे में तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि अ डिज़ाइन इज़ अ प्लान और स्पेसिफिकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिस्टम, एक्टिविटी, प्रोसेस, प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट। ठीक है, ये कोई प्लान होगा, प्लान की स्पेसिफिकेशन होगी जो हमने कंस्ट्रक्ट करना, जो हमने बनाना है। तो द डिज़ाइन यूजुअली हैज़ टू सेटिस्फाई सर्टेन गोल्स। अब हर डिज़ाइन के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जो हम अचीव करते हैं विद सम कंस्ट्रेंट्स, और उसके साथ कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं। किसी भी आप किसी भी जगह पे डिज़ाइन की बात कर लें, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिज़ाइन और डिज़ाइनर जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात में डिज़ाइनर काम कर रहे होते हैं, वो टाइप्स भी देखी थी। तो हर फील्ड में डिज़ाइन के ऊपर कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, लिमिटेशंस, हदबंदियाँ हो सकती हैं। may take into account aesthetic, functional, economic or social political consideration and is expected to interact with a certain environment। तो डिज़ाइन एक स्पेसिफिक सर्टेन गोल अचीव करता है और उसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, कई किस्म के, एस्थेटिक, फंक्शनल, इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल, इसमें कंसिडरेशन आ जाती हैं, आ सकती हैं। अब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आर अ सेट ऑफ कंसिडरेशंस दैट फॉर्म द बेसिस फॉर एनी गुड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। ये बेशुमार प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से चंद एक प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस करने हैं। सारे यानी कि हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सारे प्रिंसिपल हैं। हम जितने प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, इससे डबल भी कर लें, ट्रिपल भी कर लें, तब भी कोई ना कोई ऐसा रूल, ऐसा प्रिंसिपल हो सकता है जो कि हमसे रह जाए। बहरहाल आज हम कोशिश करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करें। तो ये सेट ऑफ कंसिडरेशंस हैं जो कि अच्छे डिज़ाइन के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ देम। कुछ उनमें से हम प्रिंसिपल्स देखते हैं अभी। बैलेंस इन डिज़ाइन, सबसे पहला प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को ऐड किया है। बैलेंस इन डिज़ाइन। बैलेंस इन डिज़ाइन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिज़ाइन। अब डिज़ाइन के कई एक एलिमेंट्स हो सकते हैं और उन एलिमेंट्स के दरमियान आपस में जो बैलेंस है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। बैलेंस इज़ अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी इन द डिज़ाइन। ठीक है, ये हमें एक विजुअल इंटरप्रिटेशन बताता है, डिज़ाइन की ग्रेविटी बताता है कि उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ लेस इंपॉर्टेंट होंगी, वो हमें बैलेंस से आइडिया हो जाता है। लार्ज dense elements appear to be heavier while smaller elements appear to be lighter। तो ये एक जनरल सी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो हमारे पास लार्ज एलिमेंट्स होंगे वो हमें वो हैवी कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी कि बड़ा लार्ज होने का कॉन्सेप्ट देते हैं, जबकि जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं वो लाइटर का कॉन्सेप्ट देते हैं। आपने कई एक ऐड देखे होंगे, कई एक आपने ब्रोशर देखे होंगे, आपने किसी फंक्शन के वो देखे होंगे ब्रोशर्स वगैरह। तो उसमें आप देखें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनस होते हैं, पर्सनैलिटीज़ अगर उनके वो हाईलाइट की गई हैं, तो वो उनकी जो इमेजेस अगर लगाई हैं, ठीक है, यू कैन बैलेंस डिज़ाइन इन 3 वेज। 3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं डिज़ाइन को बैलेंस करने के। तीनों का ताल्लुक बैलेंस के साथ है। एक है सिमेट्रिकल बैलेंस, एसिमेट्रिकल बैलेंस और डिस्कॉर्डेंट और ऑफ बैलेंस। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं, तीनों का ताल्लुक बैलेंस के साथ है। अच्छा जी, जो सिमेट्री है, सिमेट्रिकल बैलेंस,
Symmetrical balance is achieved by placing elements in a very even fashion in the design. Even से मुराद जो expectations होती हैं, ठीक है, commonly हम उनको place करते हैं. If you have a large heavy element on the right side, you will have a matching heavy element on the left side. ठीक है, ज़ाहिरी बात है डिज़ाइन की हमारे पास पूरा एक वो एरिया होता है, तो उसके अगर राइट साइड पे कोई हैवी हमने एलिमेंट प्लेस किया है तो सिमेट्रिकल बैलेंस से मुराद ये है कि हम उसको अगर राइट साइड पे प्लेस किया तो लेफ्ट साइड पे भी उसी लेवल का एक एलिमेंट हम प्लेस करें. ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर आपके सामने ये जो दो इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सिंपल सैम्पल डिज़ाइन, सिंपल से डिज़ाइन आपको इनके ज़रिए से शो किया गया है कि राइट साइड लेफ्ट साइड हर हवाले से बैलेंस है, इवन टॉप बॉटम सेंटर. और ये एक डायग्राम है, गालिबन ये ट्री बनाया गया है, तो इसमें भी देखें एक सिमेट्री पाई जाती है. ये सिमेट्रिकल बैलेंस है. फिर एसिमेट्रिकल बैलेंस है. एसिमेट्रिकल बैलेंस pages can be more challenging to design as they don't have elements matched across the central line of the design. तो इसमें इस डिज़ाइन की इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको हम बैलेंस कर नहीं सकते, सिमेट्रिकल कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि कोई ना कोई उनका आपस का बैलेंस कायम रहे. जैसे यहाँ पर ऊपर वाली डायग्राम में आप देखें कि एलिमेंट्स हमारे डिफरेंट थे, लेकिन हमने उनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे, सेंटर में, जो एक सिमेट्री या एक बैलेंस बन सकता था वो ट्राई किया. तो इसको एसिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं, जो कि जिसमें कुछ बैलेंस होता है लेकिन कंप्लीट तौर पे, यानी कि वो हमारा सिमेट्रिकल की तरह से नहीं होगा. और ये बॉटम पे भी आप देख सकते हैं डायग्राम, इससे रिप्रेजेंट किया गया किस तरह से एसिमेट्रिक हमारा बैलेंस अचीव किया जाता है. फिर उसके बाद है डिस्कॉर्डेंट और ऑफ बैलेंस. फिर ये ऐसा डिज़ाइन है कि जहाँ पर बैलेंस बिल्कुल भी नहीं होता. समटाइम्स द पर्पस ऑफ द डिज़ाइन मेक्स एन ऑफ बैलेंस और डिस्कॉर्डेंट डिज़ाइन वर्क वेल. डिज़ाइंस दैट आर ऑफ बैलेंस सजेस्ट मोशन एंड एक्शन. तो इन डिज़ाइंस की जो है वो इनको यूज़ करते हुए समटाइम हम मोशन भी एक्सप्लेन करते हैं, मूवमेंट को भी एक्सप्लेन किया जाता है. तो ज़ाहिरी बात है जो डिज़ाइन है, जो इमेज है, वो तो एक स्टैटिक चीज़ है, उसमें मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन जो डिस्कॉर्डेंट डिज़ाइन है उसके ज़रिए से समटाइम मोशन भी, उसमें मोशन का अफेक्ट आता है. मोशन होती नहीं है, मूव करता नहीं है डिज़ाइन, लेकिन उसमें मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आता है सिर्फ. तो ये बैलेंस हो गया एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी. फिर उसके बाद है विजुअल हिरार्की. विजुअल हिरार्की से क्या मुराद है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हिरार्की से मुराद ये है कि हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें, लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें, उनको एक हिरार्की में लेके आते हैं. ठीक है जी. विजुअल हिरार्की इज द ऑर्डर in which a user processes information on a page. Its function in user interface design is to allow users to understand information easily. वो इस तरह से हमें उसको हायरार्की में इस ऑर्डर में लिखना है इंफॉर्मेशन को कि यूज़र उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर ले. ठीक है, फ़र्ज़ करें आप कोई अपना रिज़ल्ट कार्ड बनाना चाह रहे हैं, अपना वो सारे सेमेस्टर का रिज़ल्ट आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से करेंगे कि या तो तमाम एक सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट पहले लिखें, फिर ओवरऑल उस सेमेस्टर का CGPA कोई किसी जगह पे अगर आपने लिखना है तो इकट्ठा लिखें, ताकि वो एक सीक्वेंस हो, एक हायरार्की पाई जाए. ठीक है, और अगर आपने पहले तमाम सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का रिजल्ट लिखना है और उनके बाद ओवरऑल GPA लिखना है, तो भी जो भी सीक्वेंस बनाएं उसमें एक हायरार्की पाई जानी चाहिए. जी बेटा, ये विजुअल हायरार्की, इसमें हम एक हायरार्की को फॉलो करते हैं. बाय असेसिंग डिफरेंट विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स टू सेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, a designer can influence what users will perceive as being further up in the hierarchy. ठीक है जी. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया लार्जर फॉन्ट्स फॉर हेडिंग्स, तो वो जो इम्पोर्टेंट हमारी हेडिंग्स हैं उनको हम लार्ज फॉन्ट, उनका जो फॉन्ट है वो उसका वेट बोल्ड कर देते हैं, और उसको फोकस उसके ज़रिए से हम हायरार्की के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. जैसे आप ये देखें, अब हायरार्की के कई एक पैटर्न है, कोई एक पैटर्न नहीं है.
ठीक है, जैसे ये लेफ्ट साइड पे देखें ये एक ट्री है, तो ये भी हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंट्रलाइज्ड। अब यहाँ से हमें सिर्फ इस पैटर्न से समझ आ रहा है कि ये जो चीज़ है ये टॉप मोस्ट, ये कोई सेंट्रलाइज्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होगा, कोई डेजिग्नेशन होगा, कोई आइडिया होगा, कॉन्सेप्ट होगा। फिर इस कॉन्सेप्ट के ये सब कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है जी। तो सम टाइम हमें इस तरह की ट्री बनाना पड़ती है विजुअल हायरार्की के लिए। फिर फर्दर ये ट्री इसकी बन रही है। फिर ये एक नेस्ट की तरह से है, इसमें भी समझ आ रही है बिल्कुल सेंट्रल वाली ये जो चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन है, ये आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, जो कुछ भी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बाकी उसके इर्द गिर्द वो स्प्रेड हैं, स्कैटर्ड हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ पर भी देख लें, ये शायद कोई हेडिंग होगी और ये उसकी कुछ डिटेल्स होंगी, ठीक है जी। तो वेट, तो इस तरह से और भी कुछ पैटर्न्स हैं जो कि विजुअल हायरार्की को डिस्क्राइब करने के लिए फॉलो किए जा सकते हैं। तो हमारे डिज़ाइन में कोई ना कोई विजुअल हायरार्की कोई ना कोई पाई जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सेमेस्टर की और उसके सब्जेक्ट्स की, तो फ़र्ज़ करें ये आपका सेमेस्टर का CGPA ओवरऑल, सॉरी GPA आपने यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा बोल्ड करके लार्ज फॉन्ट में, और उसके बॉटम पे आपने पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, उनके आपने रिजल्ट लिख दिए, सो ऑन, हर सब्जेक्ट के। फिर अगले सेमेस्टर का ओवरऑल GPA लिख दिया और उसके नीचे, यानी कि कोई भी आपने एक हायरार्की को फॉलो करना होता है। उसके बाद है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहते हैं तनासुब को। तनासुब से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो हमने ये देखना है कि उनका आपस की रेशो किस तरह की है, ठीक है। ये नहीं है फ़र्ज़ करें कि अभी मेरे पास एक डायग्राम चंद दिन पहले मैंने देखी और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आई, आपने भी डेफिनेटली देखी होगी, बल्कि वो बड़े सालों से चल रही है कि एक वो कुछ स्कल हैं, स्केल्टन हैं ह्यूमंस के, और उसके साथ कुछ पर्सन्स, कुछ बंदे काम कर रहे हैं, और कहा गया जी ये फ़लाँ कौम है, कौम आद है, कौम समूद है, उसके ये ढांचे मिले हैं। तो फिर किसी ने बाद में उसको क्लैरिफाई किया था कि ये सिर्फ प्रोपोर्शन को यानी कि खुद से चेंज करके तो रिप्रेजेंट किया गया है, वरना ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो बहुत बड़े स्कल थे, स्केल्टन थे पर्सन्स के, ह्यूमंस के, और साथ बंदे जो काम कर रहे थे वो छोटे छोटे बंदे दिखाए गए थे, और रिप्रेजेंट ये किया गया था कि ये जनाब बंदे हैं, ये इनके ढांचे हैं पुराने लोगों के, पुरानी कौमों के। तो वो सिर्फ प्रोपोर्शन को मैनेज किया गया था। प्रोपोर्शन रेफर्स टू द relative size and scale of the various elements in a design. The issue is the relationship between objects or parts of a whole. This means that it is necessary to discuss proportion in terms of the context or standard used to determine proportions. ठीक है, जैसे ये देखें, अब ये एक कोई डिज़ाइन बनाया गया, ये एक बोट है, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो फिशरमैन है ये फिशिंग करता दिखाया गया है। तो ये बेचारा छोटा सा और इसने कोई बड़ी सारी वेल मछली पकड़ ली है, तो ये बड़ा फ्लॉ है, प्रोपोर्शन नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखें बेटा, ये प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे थे, तो इस प्रोपोर्शन के रेफरेंस में मैं ये डायग्राम आपको कह रहा था कि ये देखें, ये किसी ने क्लेम किया कि जी कौम आद की ये तस्वीरें हैं और ये बड़ी पुरानी, और इस पे ये लोगों ने फाइंड आउट की हैं। तो फिर बाद में इसकी क्लैरिफिकेशन आई थी कि ये सिर्फ किया क्या है कि ये जो बंदा है ना, इसको फ़ोटोशॉप किया गया है, और ये इसको छोटा करके ना प्रोपोर्शन इसका इस हिसाब से सिर्फ ये रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जनाब कोई पुराना पर्सन है, पुराना ह्यूमन है, हालांकि ऐसा है नहीं बेसिकली, ठीक है। अगर आप ये इसको थोड़ा सा इस पर गौर करें तो थोड़ी समझ भी आ रही है कि ये जो ना साथ ये पत्थर से नज़र आ रहे, ये छोटे छोटे कंकर हैं, ये पत्थर नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल वल्लाहु आलम रियलिटी क्या है, लेकिन ये प्रोपोर्शन कहलाता है। अगर आप एक जैसे प्रीवियस पिक में देखें, अगर आप इसको भी रियलिटी समझ लें, तो एक वो फिशरमैन ने बहुत बड़ी फ़िश पकड़ने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन आप इसको डिज़ाइन में कैसे दिखाएंगे? इस डिज़ाइन से इसका क्या मुराद होगा? डिज़ाइन में इससे क्या इंटरप्रिटेशन क्या आएगी? इंटरप्रिटेशन ये आएगी कि ये जो बंदा फिशरमैन है, इट इज़ गोइंग इनटू द सी, ठीक है, ये डूब जाएगा अभी,
चूँकि मछली ने एक झटका लगाना है और ये अंदर, ठीक है। तो डिज़ाइन में हम इस तरह के जो ना वो जिसे पंजाबी में कहेंगे चवल नहीं मारते। अगर ये रियलिटी में ऐसा हुआ था तो ये बंदा डेफिनेटली मर गया होगा, वो मछली ने इसको झटका लगाया होगा, ये बेचारा गिर गया होगा नीचे, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी एक प्रोपोर्शन, तो डिज़ाइन में प्रोपोर्शन को भी देखना होता है, प्रोपोर्शन को भी मेंटेन करना होता है, एस्पेक्ट रेशियो, प्रोपोर्शन। जैसे ये देखें, अब यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं दिखाए गए, ये देखें, ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये कोई फैक्टर होगा, एलिमेंट होगा, ये लेस इंपॉर्टेंट और ये सबसे कम इंपॉर्टेंट। फिर ये रेशो है, ठीक है जी, ये डिविजन्स हैं जी बेटा। इस प्रोपोर्शन में एक और आगे गोल्डन रेशो का कॉन्सेप्ट आ जाता है। असल में गोल्डन रेशो और प्रोपोर्शन का ताल्लुक़ इस तरह से है कि अगर हमने एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स कह लें शो करने हैं, जिस तरह से ह्यूमन है ना, ह्यूमन एक बॉडी है ना ह्यूमन की, तो उसमें आप देखेंगे डिफरेंट जो हमारे छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स हैं उनका आपस में एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन है, और वो जो प्रोपोर्शन है उसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो। और जो गोल्डन रेशो है वो बाकायदा मैथमेटिकली उसकी बेसिस हैं। ये देखें, उसकी बेस में है फिबोनाची सीरीज़ के प्रीवियस सम जो पीपल हैं वो ज़ीरो को फिबोनाची सीरीज़ का पार्ट मानते हैं, सम नहीं मानते सम स्कॉलर्स। लेकिन बहरहाल 1 1 2 3 5 8, इससे क्या ये किस तरह से सीरीज़ बनती है कि प्रीवियस 2 जो हमारे पास नंबर्स हैं ना, 2 नंबर्स मिल के अगला तीसरा बना रहे होते हैं, फिर ये 2 मिल के अगला बना रहे होंगे 2 + 1 3, 2 + 3 5, ठीक है जी, 3 + 5 8, 8 + 5 13। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि अगर आपने अपने डिज़ाइन में कोई एलिमेंट बनाने हैं, उनमें कोई मूवमेंट शो करनी है, तो इस रेशो के साथ आप मूवमेंट शो करें। जैसे ये देखें, ये यहाँ पे उसने 1 और 1 को शो किया, ये 1 इधर है, ये 1 इधर है, फिर आगे जो नेक्स्ट आया वो ये इसका 2 गुना आ गया, दोनों को मिला के, फिर 2 और 1 3 वो ये आ गया। ये सिर्फ कर्व दिखा रहा था, फिर 2 और 3 5, ये 5 एंगल पे उसने कर्व दिखा दिया। और इसी गोल्डन रेशो को यूज़ करते हुए बड़ी बड़ी जो फेमस कंपनीज हैं वो अपने लोगो डिज़ाइन करती हैं। ये ट्विटर का जो ये लोगो है, इसमें हर जगह पे जो ये कर्व आपको नज़र आ रही हैं, इसमें गोल्डन रेशो को फॉलो किया गया है। यानी कि जो एंगल बन रहे हैं वो गोल्डन रेशो को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। इसी तरह से ये जो एप्पल का लोगो है ये भी, और इवन के ये इतनी छोटी साइंस नहीं है, ये ह्यूमंस की समझ लें कि इन्वेंशन नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जब ह्यूमन बॉडी को बनाया तो उसमें भी ये रेशो को मेंटेन किया गया। ये देख लें आप कि पूरा फेस, पूरी ह्यूमन बॉडी में ये फैक्टर मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला ने इसका ख्याल रखा, ठीक है। ये आप देख लें, ये नोस्टेल और ये हर साइड पे इसकी रेशो, अगर इसको डिटेल से पढ़ें हम, सिर्फ यहाँ पर चूँकि इसमें एक्सप्लेनेशन पूरी मौजूद है, लेकिन अगर आप इसको थॉरली देखें तो हमारी फिंगर्स, हमारे हैंड, हमारी आर्म और एल्बो तक, और फिर एल्बो से पूरे आर्म तक, वो हर जगह पे जो गोल्डन रेशो है, जो फिबोनाची सीरीज़ है, वो फॉलो की गई है, ठीक है। तो ये सारे का ताल्लुक प्रोपोर्शन के साथ आता है। हम अगर इस प्रोपोर्शन को टेक केयर करते हुए कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। बाज़ डिज़ाइन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें प्रोपोर्शन का कोई ख़ास ख्याल ना रखा गया हो, वो डिज़ाइन इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, उसमें ज़्यादा एस्थेटिक्स उसमें यानी कि वो क्रिएट ही नहीं होती। लेकिन बाज़ डिज़ाइन जिनमें गोल्डन रेशो को, इस स्पेसिफिक प्रोपोर्शन को फॉलो किया गया हो, जो ये फिबोनाची सीरीज़ है, तो वो हमें ऑटोमेटिकली अच्छे लगते हैं। और इसका फिबोनाची सीरीज़ का जो ये रेशो निकलती है, इसको यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो बहरहाल इसको मज़ीद बंदा डिटेल से देख सकता है। तो ये एक रूल था प्रोपोर्शन का। उसके बाद है एम्फेसिस। आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। एम्फेसिस इज़ अ स्ट्रेटजी दैट एम्स टू ड्रॉ द व्यूअर्स अटेंशन टू अ स्पेसिफिक डिज़ाइन एलिमेंट। अब ये एम्फेसिस हम कई तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लार्जर ऑब्जेक्ट बना के भी,
कोई बड़ा ऑड कलर यूज़ करके भी, ठीक है। दैट कुड बी एन एरिया ऑफ कंटेंट टू एन इमेज, टू अ लिंक, टू अ बटन, ठीक है। तो ये एक एरिया हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट कंटेंट हो सकता है। किस तरह से हम एम्फेसाइज करेंगे, ये देखें आपने, ये देखें यहाँ पर सराउंडिंग में सारे ये सर्कल्स थे, सेंटर में ये जो है वो रेक्टेंगल शो कर दी, तो ये क्या है जी, इसको एम्फेसाइज किया गया। फिर बाकी सारे कलर ब्लैक हैं, ये थोड़ा सा रेडिश टाइप का कलर यूज़ कर दिया गया, तो ये भी एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। ये बाकी सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, ये दरमियान में एक बड़ा ऑब्जेक्ट, तो कई तरीके हैं एम्फेसाइज करने के, एम्फेसिस देने के, ठीक है जी। सर अच्छा, उससे नेक्स्ट रूल है सिमिलैरिटी एंड कंट्रास्ट। तो ये दोनों जो है ना, ये डिज़ाइन के रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। इवन ये आम लाइफ में भी हम इनको फॉलो करते हैं, बल्कि यहाँ पे जितने भी हम रूल देख रहे हैं वो सारे के सारे हमारी कॉमन लाइफ के रूल्स हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में भी उनको टेक केयर करते हैं। तो सिमिलैरिटी एंड कंट्रास्ट से क्या मुराद है? सम टाइम हम सिमिलैरिटी, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, सम टाइम हम कंट्रास्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। Similarity and contrast are two tools that a designer uses to attract viewers and shape how they perceive the design. ठीक है जी, by using similar color, shapes and sizes of object, ठीक है, और elements that contrast with other objects stand out and draw your attention. तो sometime हम similarity के साथ focus achieve करते हैं, sometime हम contrast के साथ। जैसे ये देखें, ये लाइट एंड डार्क का कंट्रास्ट है, तो ये भी डिफरेंट लाइंस का ये इसमें कंट्रास्ट पाया जाता है। तो सिमिलर इस डायग्राम में सिमिलैरिटी भी है। ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी जो शेप है वो सिमिलर है, लेकिन कलर इनका कंट्रास्ट पाया जा रहा है, ठीक है। इधर अगर कलर की बात करें, कलर सिमिलर है और इनका जो डिज़ाइन है, जो शेप्स हैं, वो उसमें कंट्रास्ट पाया जा रहा है। तो ये हम यानी कि इन चीज़ों को डिज़ाइन में अपने में इंट्रोड्यूस करते हैं और फॉर स्पेसिफिक पर्पस हम इसको अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स में यूज़ करते हैं। इवन कि जब हम ड्रेसिंग भी कर रहे होते हैं उसके भी बाकायदा रूल्स हैं, ठीक है। वो चंद कॉमन सी बातें मैं आपको अगर आपके साथ शेयर करूं, अगर किसी पर्सन की हाइट ज़्यादा नहीं है तो वो अगर इस तरह के ड्रेसेस पहने जिसमें कुछ लाइनिंग पाई जाएं और वो वर्टिकल लाइंस हों, तो उसकी हाइट ऑटोमेटिकली जितनी है उतनी रहनी है, लेकिन वो थोड़ा लंबा दिखाई देगा, लंबा महसूस होगा। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ड्रेस यूज़ करेगा, अगर उसने पैंट शर्ट पहनी है हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो वो ऑटोमेटिकली छोटा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हम ड्रेसिंग में भी, फिर जब हम ड्रेस पहनते हैं तो अगर पैंट शर्ट है उसमें भी कंट्रास्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, अगर गर्ल्स के ड्रेसेस हैं वहाँ पर भी कंट्रास्ट का या सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये आप लोग बेटर जानते हैं। फिर एस्थेटिक्स है, एस्थेटिक कहते हैं एक खूबसूरती को, ब्यूटी को। एस्थेटिक इज़ द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट। द टर्म stems from the Greek word aesthetikos, meaning of sense perception, and is related to the study of sensory values, ठीक है जी। इन डिज़ाइन एस्थेटिक्स रेफर टू द विजुअल अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ प्रोडक्ट। अभी चूंकि टाइम भी थोड़ा कम है तो हम आगे चलते हैं। तो आगे हार्मनी, हार्मनी भी सिमिलैरिटी को ही कहा जाता है। हार्मनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सेमनेस, बैलेंस, सिमिलैरिटी, बिलोंगिंग ऑफ वन थिंग विद अनदर, ठीक है जी। द रेपिटेशन ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स लाइक कलर, टेक्सचर, शेप एंड फॉर्म इज वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू अचीव हार्मनी टू क्रिएट अ कंपोजिशन। जैसे ये देखें, तो इसमें आप बैलेंस भी आपको हार्मनी, एक्चुअली हार्मनी जो है ये तीन चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसमें बैलेंस भी आ जाता है, इसमें प्रोपोर्शन भी आ जाता है, इसमें सेमनेस, इक्वलिटी भी आ जाती है। उसके बाद है मूवमेंट। फिर सम टाइम हमने डिज़ाइन ऐसा जो है वो एलिमेंट हमने इस तरह से अरेंज करना होते हैं कि उसमें वो स्टैटिक होने के बावजूद एक मूवमेंट नज़र आ रही होती है। जैसे हमने शुरू पे पढ़ा था डिस्कॉर्डेंट डिज़ाइन, ठीक है जी, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और डिस्कॉर्डेंट। तो मूवमेंट भी उसी की एक फर्दर एनहांसमेंट है। हैव यू एवर लुक्ड एट अ डिज़ाइन एंड फेल्ट लाइक इट वाज मूविंग?
इवन दो यू नो लॉजिकली दैट इट वाज अ स्टैटिक इमेज। तो ऐसे हमने बेशुमार इमेजेस देखे हैं, उनमें से एक इमेज ये आपके सामने नज़र आ रहा है। तो अभी चूंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया, बाकी कुछ डिटेल्स आपकी इसमें मौजूद हैं, आप इसको खुद से पढ़ लें। टाइम जो है बिल्कुल ही फिनिश हो गया, तो भी हैं 10 मिनट। तो मूवमेंट इज़ वन ऑफ द कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल दैट डिज़ाइनर यूज टू ब्रीथ लाइफ इनटू देयर डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन में जैसे कहते हैं ना जान डालने वाली एक टेक्निक है, लेकिन इसको अचीव करना बड़ा मुश्किल है। इसको अचीव करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यानी कि है। सो इफ़ इट लुक्स लाइक द डिज़ाइन इज़ मूविंग दैट इज़ बिकॉज इट वाज इंटेंडेड दैट वे। उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, ठीक है जी। But how exactly do you create a sense of movement in a static image? Why is it so important, and what are techniques you use to make your design elements come to life and appear to be moving on the screen or page? तो ये बेटा एक बाकायदा टेक्निक्स हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये इसके कोर में बिल्कुल एक ये सेम यानी कि सीक्वेंसेस कोर में छोटे छोटे दिखाए गए हैं, और जैसे वो आउटर साइड पे ग्रो कर रहे हैं उनका साइज़ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है आई जो हमारी आई है, जो उसका फोकस है वो कहीं से स्टार्ट होगा और किसी तरफ मूव करेगा। तो वो जो हमारी आई का फोकस मूव होता है ना, जैसे हम सेंटर से देखते हैं, हमें नज़र आता है सेंटर से, और सेंटर से हम आउटर साइड पे अपनी आई को मूव करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से सेंटर से हम किसी भी साइड पे या चारों साइड पे अगर हम अपना फोकस पहले वो कंसंट्रेशन इस सेंटर में थी, फिर हम अपने फोकस को ज़रा इन्हांस करते हैं, तो आउटर साइड पे आते आते ये मूवमेंट हमें फील होती है। तो ये बेटा कुछ यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स थे, और ये सिर्फ इतने नहीं हैं, इसके अलावा भी हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में आपका